नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं पर विवादित बयान दिया है। नवनीत राणा ने हैदराबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओवैसी बंधुओं पर बेहद भड़काऊ बयान दिया। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि छोटे को 15 मिनट चाहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो छोटे और बड़े दोनों को पता नहीं चलेगा कहां से आए थे और कहां गए। छोटा भाई बड़ा भाई है, छोटा और बड़ा है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। हरियाणा में सत्ता को लेकर छिड़े सियासी घमासान में अब पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा दांव चलाया। कुछ दिन पहले बीजेपी का साथ छोड़ने वाले दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब सैनी सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, सीएम सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और यानी दुष्यंत चौटाला ने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस अगर सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे और अपने 10 विधायकों के लिए व्हिप भी जारी करेंगे। बोले जेजेपी अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगी। दुष्यंत चौटाला यहां तक बोले कि पिछला अविश्वास प्रस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ था, मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं। दुष्यंत चौटाला ने हिमाचल का हवाला देते हुए कहा कि हमारे पास कोर्ट का रास्ता भी है। साथ ही अपने 3 विधायकों के दूसरे दल संग मंच साझा करने पर भी सवाल उठाए। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर व्हिप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट देंगे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में कल पुलिस के साथ जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। मामला हाथापाई तक जा पहुंच गया। दरअसल वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष कल शाम को पदयात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप घोष के इस चुनावी मार्च को यह कहते हुए रोक दिया कि बीजेपी ने इस पदयात्रा के लिए मंजूरी नहीं ली है। अपने दिग्गज नेता के साथ पुलिस का यह व्यवहार देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गया, वो पुलिस से उलझने लग गए। दिलीप घोष भी पुलिस के बर्ताव से खासा खफा दिखे और देखते देखते फिर विवाद धक्का मुक्की तक जा पहुंचा। फिर उसके बाद जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में कल टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने भव्य रोड शो किया। बहरामपुर से टीएमसी ने इस बार क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। यूसुफ पठान कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यहां से चुनावी पारी शुरू कर रहे हैं। खास बात यह है कि बहरामपुर एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहां पर करीब 52% मुस्लिम आबादी, और फिर भी अभी तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहां चुनाव नहीं जीता है, जबकि अधीर रंजन चौधरी 1999 से इस सीट पर लगातार चुनाव जीते आ रहे हैं। लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान से उनको टक्कर मिलेगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे और बहरामपुर के बजाय कोलकाता में रोड शो करते दिखाई दिए। इस रोड शो में उनका अंदाज में बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला था। सफेद पैंट शर्ट, सिर पर हैट, गले में स्टॉल की तर्ज पर बंधा हुआ पार्टी का तिरंगा झंडा। रोड शो के दौरान गाड़ी से झुककर किसी से हाथ मिलाया, तो किसी महिला की हाथ में जो है बच्चा था तो उसे गोद में लेकर दुलार भी किया। बच्चों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा और टॉफियां फेंककर सभी का दिल भी बहला है। जब आचरक ने सवाल किया कि इस बार बहरामपुर में क्या आपका यूसुफ पठान से कड़ा संघर्ष है, तो कहा कि मैं तो जीता हुआ हूं, मुझे तो सिर्फ रिटेन करना है। अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं होने से जुड़े हुए सवाल पर सारा ठिकरा मोदी और ममता बनर्जी पर छोड़ा। अपने ढंग से चुनाव लड़ते हैं अपने ओन स्टाइल पे, और मेरा तो सिर्फ जीतने का नहीं, रिटेन कर देगी। मैं तो जीता हुआ है यार, तो इसलिए तो रिटेन करना है और क्या। जो यूसुफ पठान को लाया गया है तृणमूल की ओर से, पता नहीं कहां से कौन किसको लाया गया, ला सकते, मुझे कोई हर्ज नहीं।
इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाया। तो क्या हुआ? आप कैसे देखते हो? मैं कुछ नहीं देता, दीदी यहाँ मोदी के दलाली करते हैं इसलिए नहीं हुआ। दीदी के साथ मोदी की समझौता हुई है, नापाक समझौता हुई है, इसलिए नहीं हुआ। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में सियासी दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप नए नए मुद्दों की इस समय बाढ़ से आ गए हैं। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, राम मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, संविधान संशोधन, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो पहले 2 चरणों में हावी रहे। लेकिन तीसरे चरण के आते ही सैम पित्रोदा के वो विरासत टैक्स और बीजेपी के धर्म आधारित मुस्लिम आरक्षण के विरोध में तूल पकड़ लिया। लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण पर बयान से इस मुद्दे को संजीवनी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब चौथे चरण की बाजी एक बार फिर से सैम पित्रोदा के नए बयान के इर्द गिर्द घुमाने की व्यूह रचना कर दी है। अपने ताजा बयान में पित्रोदा भारत की विविधता की तुलना जज्बाती हो बैठे इसमें, और भारतीयों की उनकी जो नैन नक्श, उनके रंग रूप की तुलना चीनी, अफ्रीकी और अरब के लोगों से करते दिखाई दिए। काले गोरे तक से ले जो है चले गए। अब आपको सैम पित्रोदा ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. एक तरफ जहां सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर घमासान मचने के बाद से ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और बहरामपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट अधीर रंजन चौधरी ने उनका बचाव किया है। अधीर रंजन चौधरी ने काला सफेद के साथ हिंदुस्तान की डेमोग्राफी और टोपोग्राफी समझाई। ये डेमोग्राफी जो है हमारे देश की जो टोपोग्राफी है, ये रीजन जो है, ये रीजनल फीचर भी अलग अलग होते हैं। ये तो होते हैं रीजनल फीचर अलग अलग। हमारा हिंदुस्तान में प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है, निग्रेटा क्लास है, मोंगोलाइट क्लास है, ये तो है ही। कोई अपना तरफ से क्या व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ कहते हैं, वो अपना उनकी राय है इसमें। हम तो देखते हैं कि हमारे सारे शिक्षा में यही हमें सिखाए जाते हैं। सब तो किसी को देखने को नहीं होते, कोई सफेद होते, कोई काला होते, होना तो है, क्या करे। सैम पित्रोदा के इस बयान को भी कांग्रेस ने उनका निजी बयान बताते हुए एक बार फिर से पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ा, और यहां तक कि पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना उनको पड़ा। लेकिन पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के इस बयान को एक मुद्दा बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं क्योंकि चमड़ी के रंग के आधार पर देश का अपमान किया गया है। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या एक चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। चुनावी रण में उद्योगपतियों को लेकर कांग्रेस के लगाए जा रहे आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा पलटवार किया। पीएम मोदी ने पहली बार अडानी अंबानी का सीधे तौर पर जिक्र करते हुए कांग्रेस से ही सवाल कर दिया कि अब वो उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, इनसे आखिर कांग्रेस को कितना माल मिला है। कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति।
फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। पीएम मोदी के उद्योगपतियों को लेकर कांग्रेस पर वार करते ही राहुल गांधी एक्शन में आए और बीजेपी को भ्रष्टाचार का टेम्पो बताते हुए कहा कि देश जानता है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन है। यानी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा वार किया, पूछा कि टेम्पो में पैसा लेने का उनका निजी अनुभव है क्या। नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी, अदानी, अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन आत्महत्या कर रहे किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को कुछ और उसके मायने निकाले और कहा कि लगता है कि पीएम की कुर्सी डगमगा रही है, तभी तो वो अपने ही मित्रों पर हमला कर रहे हैं। अब दोस्त ना रहा। चुनावी समर में आज राहुल गांधी की करीमनगर और सरूर नगर में रैली है, जबकि आज तेलंगाना के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे। सुबह 10:30 बजे भांगे लोकसभा में वो चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट में रहेंगे, जहां पर जनसभा की शुरुआत करेंगे। वहीं मायावती आज कन्नौज में रैली करेंगे और अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर खीरी में वोट मांगेंगे। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह काराकाट सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। और अब बात सांसद बनाने वाले मकान की। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात हुई। लोकतंत्र में सांसद तो चुनाव के वक्त में जनता तय करती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बात अगर हाजीपुर की हो तो ऐसे में एक खास मकान का जिक्र जरूर होता है, डाक बंगला। डाक बंगला के करीब बने हुए इंद्रभूषण ठाकुर उर्फ टुनटुन जी के इस मकान के बारे में यह माना जाता है कि जो भी यहां पर चुनावी दफ्तर बनाता है उसे जीत मिलती है। और ऐसा एक आध बार नहीं हुआ, पूरे 50 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। और चिराग पासवान ने कल इसी लकी कार्यालय का उद्घाटन किया। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने 1977 के बाद अपने 10 चुनावों में इसी दफ्तर से 8 चुनाव जीते। और चौंकाने वाली बात यह है कि रामविलास पासवान ने सिर्फ 2 बार इस मकान से इतर चुनावी दफ्तर बनाया और वो दोनों चुनाव हार गए थे। खुलने जा रहे हैं, पर हाँ महत्वपूर्ण है, यही केंद्र होगा तमाम रणनीतियों का, तमाम गतिविधियों का। आने वाले 10-12 दिन जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता, ऐसे में मेरे लिए कार्यालय का एक खास महत्व है। इससे पहले हमेशा अपने पिता के लिए कार्यालय खुलने पर आता था। यहाँ पर कई समय हम लोग बैठे और ये पुराना लंबे समय से पापा के वक्त से यहाँ पर ये कार्यालय खुलता रहा है। उनके लिए आता था। राज अब वो नहीं है, उम्मीद करता हूँ उनका वही आशीर्वाद मेरे साथ है और हाजीपुर की जनता का वही प्यार मेरे साथ है जो मेरे पिता को मिलता था। बिद्रा दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से हज 2024 के लिए पहली फ्लाइट रवाना की गई। इस विमान से 285 हाजी मदीना के लिए रवाना हुए। परिजन इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए पहुंचे और मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशियां साझा की। हज जाने वालों को मुबारकबाद देने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां भी आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची और उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली से इस साल कुल 16,500 जायरीन हज के लिए रवाना होंगे और इनमें 63 बिना मेहरम की महिलाएं भी शामिल होंगी। कौसर जहां ने बताया कि मोदी राज में हज सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है और इसी एक पहल के तहत हज सुविधा ऐप लॉन्च करके भी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जानिब से हमारे आज़मीन हज की सहूलियत के लिए लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है
और इसकी बहुत अच्छी मिसाल है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस बार हमने हर सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग सुविधा, सुरक्षा और सेवा के लिए किया जा सकता है।